हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KNP एनालिसिस पर। तो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 19 यानी कि अनुच्छेद नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें द 6 फ्रीडम्स यानी कि जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए 6 आज़ादी की बात की गई है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 क्लॉज ए बी सी 1 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी क्लॉज डी क्लॉज ई और क्लॉज जी। एफ तो हट गया, राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो है। इसके अलावा इसमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट केसेस की वजह से कुछ नए नए इसमें चीज़ें ऐड होती गई हैं, उन सारी चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से, यानी कि अनुच्छेद नंबर 19 द 6 फ्रीडम्स हैं। आपको पता होगा कि जो 6 राइट है। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जो सभी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि सिटीजन्स, फॉरेनर्स, एलियंस, सभी के लिए। और कुछ अपने भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो खाली भारतीय नागरिकों के लिए हैं। तो अगर आप बात करो कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स भारतीय नागरिकों के लिए हैं, तो उसमें आता है आपका 15, 16, 19, 29 और 30। यानी कि जो 19 वाला फंडामेंटल राइट है जो केवल नागरिकों के लिए है, जो केवल नागरिकों के लिए है, ये सारे जो हैं यानी कि 15, 16, 19, 29, 30 ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए ही एप्लीकेबल है। इसके अलावा इसमें किसी का पार्टिसिपेशन नहीं होगा। तो आज हम जो इसका आर्टिकल नंबर 19 है उसे डिस्कस करने वाले हैं। और जब भी हम यहाँ पर किसी पर्सन की, किसी की भी बात करेंगे इंडिविजुअल की, तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होगा, वो सिटीजन ऑफ इंडिया ही होगा। हम यहाँ पर किसी फॉरेनर पर्सन की बात नहीं करने वाले हैं। एक तो ये चीज हुई आपकी आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। इसके अलावा बात कर लें कि ये कौन से पार्ट में आता है, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 आता कौन से पार्ट में। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं, तो ये भी आर्टिकल 19 उसी में आता है। एक हमने पढ़ा था कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 है। हमने पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी हमने पढ़ी थी आर्टिकल 14 से 18 तक। फिर ये किस में आता है, तो ये आता है राइट टू फ्रीडम। ये आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि हमारी आजादी का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19 इसमें ऐड होता है, 19 से 22 ये इसमें ऐड होते हैं। 23, 24 फिर वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो फिर आगे की चीज आती जाएंगी, उसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। पार्ट 3 में हो गया आर्टिकल नंबर 19 जो है वो पार्ट 3 में हो गया। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो क्या आर्टिकल नंबर 19 एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। आर्टिकल नंबर 19 एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। ऐसा है क्या, नहीं। तो यानी कि आर्टिकल नंबर 19 जो है वो नॉट ए एब्सोल्यूट, नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, यानी कि एब्सोल्यूट राइट नहीं। ओरिजिनली अगर मैं आर्टिकल 19 की बात करूं, ओरिजिनली यानी कि मूलतः रूप से आर्टिकल नंबर 19 में कितने पार्ट्स थे, इसके कितने हिस्से थे। तो आर्टिकल नंबर 19 में जो मूलतः है, अगर 19 क्लॉज 1 पे आ जाते हैं हम, 19 क्लॉज 1 डिस्कस कर लेते हैं, तो इसके मूलतः 7 हिस्से थे। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए टू 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। ओरिजिनली कितने थे, 7, ओरिजिनली 7। अब कितने रह गए, यानी कि प्रेजेंट में कितने रह गए। तो अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो ये 7 की जगह अब रह गए 6, 7 की जगह ये रह गए 6। और जो हमारा 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ था, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, यानी कि संपत्ति से रिलेटेड था, अब वो फंडामेंटल राइट से डिलीट हो चुका है। ओरिजिनली 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी क्लॉज डी क्लॉज ई क्लॉज एफ और क्लॉज जी 7 पार्ट थे 19 क्लॉज 1 के। और अब ये कितने रह गए, 6 पार्ट रह गए। इन्हीं सारे पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर 19 क्लॉज 2 में पार्ट ए का रिस्ट्रिक्शंस, 19 क्लॉज 3 में पार्ट बी का रिस्ट्रिक्शंस, 4 में सी का, 5 में डी का, 6 में ई का, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे।
आप सामान्यतः रूप से किसी भी एक आम नागरिक से पूछिएगा तो वो एक स्टेटमेंट बहुत आसानी से दे देता है कि मुझे बोलने की आज़ादी है, बोल देता है। मुझे सुनने की आज़ादी है, यहाँ जाने की आज़ादी है, वहाँ आने की आज़ादी है। तो ये जो आज़ादी वाला टर्म है ये कहाँ से आया? यह आर्टिकल नंबर 19 से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी इन्हें याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, एक आप सोच लीजिए एक छोटा बच्चा है और जिसका नाम है विनोद, जिसका नाम है विनोद। ये कोई छोटा बच्चा है विनोद, ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहेगा? 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए क्या कहेगा? अब सबसे पहले क्या करेगा, ये कुछ एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। इसे कुछ खाने के लिए चाहिए या फिर कुछ बोलना चाहेगा। तो यानी कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए बोलेगा, इसमें विनोद बोलेगा कि मुझे आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। विनोद बोल रहा है कि भाई 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में मुझे बोलने की और अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने की आजादी है 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में। इसके बाद विनोद क्या बोलेगा? 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी में किसकी आजादी है? बोलेगा ठीक है, इतनी आजादी मुझे मिल गई, अब इसके बाद मैं 4 लोगों के साथ बैठ के बात कर लूं, वो मुझे आजादी है, अब मैं 4 साल का हो गया, ठीक है। तो यानी कि क्या बोलेगा ये? मुझे आजादी है, राइट टू असेंबल। कैसे? शांति से और बिना हथियार के, हाथ में चाकू नहीं रखना इसके में। यानी कि राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एंड विदाउट, इतनी आजादी सही हो गई। अब क्या बोलेगा ये तीसरी आजादी में 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में? बोलेगा ठीक है, अगर मैं किसी के साथ बैठ रहा हूं या किसी के साथ बात कर रहा हूं बिना हथियार के, तो हो सकता है मैं अपने एक ग्रुप बना लूं, मैं अपनी एक एसोसिएशन बना लूं, मैं अपनी एक पार्टी बना लूं। विनोद पार्टी बनाएगा। अब वो जो पार्टी बनाएगा तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? राइट टू एसोसिएशन, राइट टू फॉर एसोसिएशन। और इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड होती है, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड होती है। सहकारी जो समितियां हैं वो भी इसी में आती हैं 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में। इतना चल रहा था कि विनोद बोला भाई मैं हो गया बड़ा, अब मैं दोस्तों के घर घूमने भी जाऊंगा। यानी कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी बात करेगा कि अब मुझे चाहिए राइट टू मूवमेंट, अब मुझे चाहिए घूमने का अधिकार। तो 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी क्या बोल देता है? राइट टू मूवमेंट। विनोद को मिटा देते हैं। ये हो गया 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी। इसके बाद फिर 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई क्या होगा? जब ये कहीं घूमेगा, राइट टू मूवमेंट हो गया, तो 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई क्या होने वाला है? 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई क्या होने वाला है कि जब ये कहीं घूमेगा तो ये बोलेगा मुझे अब कहीं रहना भी है, मुझे कहीं बाहर कोचिंग के लिए जाना है, तो क्या बोलेगा ये? राइट टू रिसाइड एंड सेटलमेंट, राइट टू रिसाइड एंड सेटलमेंट। यानी कि अब ये रहना भी चाहेगा। अगर अब ये रह लेगा तो बोलेगा मैं अपनी संपत्ति खरीदूंगा जो हमने डिलीट कर दिया है। ये जो प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल था ये हमने यहां से क्या कर दिया? डिलीट कर दिया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। और अब राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल में है? 300A आर्टिकल में। ठीक है, यानी कि अब राइट टू प्रॉपर्टी ना तो फंडामेंटल राइट बचा, ना तो 19(1) क्लॉज एफ में बचा है, और ना ही आर्टिकल 31 जब हम पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट वाला पोर्शन क्या बोलता है 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी का? ये बोलता है कि अगर मैं कहीं रह रहा हूं, यानी कि कहीं अगर मेरा निवास स्थान है, तो उसके बाद मैं अपना व्यापार करूंगा, या जो मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है मैं वो बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, यानी कि राइट टू ऑक्यूपेशन,
राइट टू ट्रेड, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ये थे इसके कुछ, इसके सादे पार्ट्स, कुछ तो क्या 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी ए बी सी डी ई एफ जी। अब एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी डिटेल में। विनोद दोबारा से आ गया, ठीक है। तो अब विनोद बोल रहा है कि भाई जो 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए है मेरा, यानी कि इसमें हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? विनोद अभी छोटा है, उसने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ये पढ़ा नहीं है, तो अब वो पूछ रहा है कि भाई इसमें मैं क्या क्या इंक्लूड करूंगा। पूछेगा नहीं पूछेगा? तो आप उसे सबसे पहले बताओगे कि भाई इसमें तेरे बोलने का अधिकार, यानी कि तेरी स्पीच का अधिकार। रिस्ट्रिक्शंस की बात बाद में करेंगे, ठीक है, जब इसे कंप्लीट कर लेते हैं। बोलेगा ठीक है, फिर आप उससे बोलोगे तेरे एक्सप्रेस करने का अधिकार, तेरी भावनाएं जो है वो व्यक्त करने का अधिकार। बोलेगा ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो बस एक लाइन लिख दी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें अब ड्राइव कहां से हो रही हैं? तरह तरह के सुप्रीम कोर्ट केसेस से। जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट केस है हमारा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो वो जो एक्सप्रेस वाली भावना है, जो सेक्शन 377 से रिलेटेड है, सेक्शन 377 से जो रिलेटेड है, यानी कि राइट टू एक्सप्रेस, इस केस से संबंधित है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर किसी आम नागरिक को राइट टू एक्सप्रेशन की आजादी है, यानी कि वो अपनी भावनाएं एक्सप्रेस कर सकता है, चाहे वो किसी भी वे में हो। शांत रहने की आजादी, कुछ ना बोलने की आजादी भी इसी में ऐड होती है। अगर वो चाहे तो साइलेंस, यानी कि कुछ ना भी बोले तो भी वो इसकी आजादी यहां पर ऐड होगी। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? इसके बाद बोला गया कि फिर और किस किस चीज की आजादी है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जो आपकी प्रेस है उसकी आजादी। प्रेस की आजादी का मैटर कहां पे आया, कौन से केस में आया? सुप्रीम कोर्ट के। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस वाला जो मैटर था वो था सकल पेपर्स में, सकल पेपर्स केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ होगा, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, यानी कि प्रेस को अपनी स्वतंत्रता है, वो किसी के भी आइडिया को छाप सकती है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात बाद में करेंगे, बता दो जो अपवाद होंगे उनकी बात अभी बाद में करेंगे। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसमें ऐड हो गया। इसके बाद फिर किस चीज की आजादी मिलती है? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI आप जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हो, वो भी इसी में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आपको किस चीज की आजादी चाहिए? अगर इसके अलावा मैं आपको आजादी बोलूं तो फिर बहुत सारी बची, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन की आजादी जो है वो भी आपको इसी में इंक्लूड होगी। लिख लो डेमोन्स्ट्रेशन की। बोलो और कौन सी आजादी चाहिए? अगर इसके अलावा की मैं बात कर लूं, फिर इसके अलावा आप जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ठीक है, बद चाहिए बधू चाहिए, वो वाले भी एडवर्टाइजमेंट जो आप देते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट की आजादी, विज्ञापन की आजादी। चीज समझ आई कि नहीं? विज्ञापन की आजादी, ये थी कुछ आजादी। और इसके अलावा मैं एक और दो चीज बात कर लूं कि आपको गवर्नमेंट एक्टिविटीज के बारे में जानना है, जो आप राइट टू इंफॉर्मेशन में जान लेंगे। ये सारी चीजें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऐड होती हैं।
ऐड होती है। इनके रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लेते हैं, अपवाद क्या क्या है इसमें। एक और चीज, ये अगेंस्ट द स्टेट है, ये आर्टिकल हमको जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है। अगर हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट राज्य द्वारा वायलेट होता है तो हम सीधे सीधे आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। जबकि अगर यही फंडामेंटल राइट हमारा किसी पर्सन सिटीजन द्वारा वायलेट होता है तो वो हमारा फंडामेंटल राइट वायलेशन नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो आप किसी के सामने बोल रहे हो और आपको बोल दे कि चुप हो जा, तो वो किसी पर्सन ने बोला है, स्टेट ने नहीं बोला। आप उसके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते कि इसने मुझसे बोल दिया चुप हो जाए या शटअप बोल दिया इसने, वो चीजें आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। तो बात कर रहे थे रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन से हैं। रेस्ट्रिक्शंस की जब हम बात करते हैं यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ऐसे अपवाद जो रीजनेबल है, ऐसा नहीं है कि आपकी डेमोक्रेसी की हत्या करके आपको किसी भी आधार पर बोल दिया जाए कि भाई बंद हो जाओ, और ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, इनके अलावा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस हो भी नहीं सकता। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 19 क्लॉज 2 में लिखे हुए हैं, 19 क्लॉज 2 में लिखे हुए हैं। कितने हैं? 8 टोटल। कितने हैं? 8, यानी कि 8 रिस्ट्रिक्शंस, 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में हमको दिए हुए हैं। कौन कौन से दिए हुए हैं, बात आती है कि कौन कौन से दिए हुए हैं। 8 के 8 यहां पे लिख लेते हैं। सबसे पहला, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहला, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की संप्रभुता और जो उसकी अखंडता है वो वाला। दूसरा क्या दिया हुआ है फिर, इसके बाद दूसरा दिया हुआ है आपका जो रिलेशन है, यानी फॉरेन रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। यानी कि जो आपके विदेश देश हैं, जो आपके विदेश हैं, आपके देश से बाहर के देश, उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, वो भी चीज इसमें दी हुई है। फिर इसमें तीसरी चीज क्या ऐड की गई है, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज के बाद फिर इसमें ऐड किया गया डिसेंस या मोरलिटी, डिसेंस या मोरलिटी, आपकी नैतिकता। इसके अलावा क्या ऐड किया गया है इसमें, चौथा नंबर जो है इसका, फोर्थ पॉइंट जो आता है, अगर मैं इसके बाद की बात कर लूं फिर इसमें फोर्थ पॉइंट क्या आएगा। तो जब ये फंडामेंटल राइट आ जाता है तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है आपका पब्लिक ऑर्डर, वो आता है आपका पब्लिक ऑर्डर। फिर पब्लिक ऑर्डर के बाद क्या इसमें ऐड होगा, पब्लिक ऑर्डर के बाद इसमें ऐड होगा आपका सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। छठे नंबर पे क्या ऐड होगा आपका इसमें, पब्लिक ऑर्डर के बाद आपका ऐड हो जाएगा इसमें कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। क्या ऐड हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। फिर 7 नंबर पे क्या ऐड होने वाला है इसमें, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के बाद क्या ऐड होने वाला है इसमें, यही है यार, डिफेमेशन। उसके बाद जो ऐड होगा इसमें डिफेमेशन, यानी कि आप जो किसी को डिफेमेशन,
और लास्ट वाला क्या ऐड होने वाला है इसमें, डिफेमेशन के अलावा अगर हम एक और चीज देखें तो फिर इसमें ऐड हो जाएगी आपका इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, यानी कि आप कोई अपराध नहीं करने वाले हो। ऑफेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये थे 8 आपके वायलेशन। अब देखो सबसे पहला दिया हुआ है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर आप भारत के खिलाफ कुछ बोलोगे तो उसकी अखंडता के, उसकी संप्रभुता के बारे में, तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। दूसरा रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, अगर आप विदेश नीति के बारे में ऐसा बोलते हो जिससे कि हमारे किसी विदेश से रिलेशन खराब होते हैं, तो भी आपको जो राइट टू स्पीच है वो कर्व कर लिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा, वो आप कुछ नहीं बोल सकते। डिसेंस मोरलिटी, जो नैतिकता नहीं है, जो सामान्य रूप से नैतिक नहीं माना जाता, अगर आप ऐसा कुछ बोलते हो तो वो भी आपका जो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी आपकी खत्म कर दी जाएगी। पब्लिक ऑर्डर, अगर आप बोल देते हो कि भाई कल हथियार लेके सारे मेरे घर आ जाओ, ठीक है, आज डीएम साहब का जिसका भी आपको इच्छा हो, ठीक है, आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो संवैधानिक रूप से सही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर रूप से सही नहीं है, तो वो पब्लिक ऑर्डर में आ जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, आप कुछ ऐसा कारनामा करते हो जिससे भारत की स्वतंत्रता जो है, भारत की जो सुरक्षा है वो खतरे में आती है, तो वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट में। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, अगर आपने कोर्ट से बोल दिया कि भाई कोर्ट ने आपसे बोला कि आपको ऐसा नहीं बोलना है, लेकिन उसके बाद भी आप कोर्ट का कंटेम्प्ट किए जा रहे हो, कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, हाई कोर्ट के खिलाफ कुछ बोल रहे हो, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आ जाएगा। डिफेमेशन, अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत और निराधार तौर पर आरोप लगा रहे हो, यानी कि भाई ये तो शराब पीता है, आपने बोल दिया मान लो किसी को, और वो ना पीता हो तो वो डिफेमेशन में आ जाता है। और इसके बाद आता है ऑफेंस, अगर आप बोलने के चक्कर में कोई ऑफेंस करने जा रहे हो, ठीक है, यानी कि ऑफेंस का मतलब होता है कि आप कोई अपराध करने जा रहे हो, तो वो भी इसी में ऐड हो जाता है। दोबारा से समझ लो कौन कौन से हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसके बाद जो फॉरेन रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, डिसेंस मोरलिटी, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट है उसके बाद, ठीक है, और उसके बाद की हम बात करें फिर आपका डिफेमेशन हो गया, डिफेमेशन के बाद अगर हम बात करें तो लास्ट में ऑफेंस हो गया, और एक बचा आपका कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। ये थे टोटल 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि 8 अपवाद। इनके आधार पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उस पर कर्व, यानी कि उस पर एक लिमिट लगाई जा सकती है कि भाई आप इसके आगे नहीं बढ़ोगे। ये थे उसके 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। क्लॉज 1 क्लॉज बी, विनोद थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो हमने बात करी थी राइट टू असेंबल पीसेबली एंड विदाउट आर्म्स, यही बात हुई थी अपनी। राइट टू असेंबल का मतलब क्या है कि आप एक साथ इकट्ठे हो सकते हो, यानी कि आप कलेक्टेड हो सकते हो कहीं भी, आप कहीं भी डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, आप 10, 15, 20 हजार, 5,000, 10,000 लोग मिलकर के एक साथ कोई भी मीटिंग कर सकते हो जिसमें कोई आर्म्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई हथियार नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, फिर एक चीज कंसेप्ट आता है राइट टू स्ट्राइक, यानी कि हमारे हड़ताल वाला जो राइट है, क्या राइट टू स्ट्राइक इसमें ऐड है? तो राइट टू स्ट्राइक इस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता है, राइट टू स्ट्राइक इस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता है। ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1B, राइट टू असेंबल पीसेबली, यानी आप एक साथ इकट्ठे हो गए, बिना हथियारों के इकट्ठे हो गए। कैसे? जैसे आप एक साथ कलेक्टेड हो सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हो, आप एक साथ मीटिंग कर सकते हो, एक साथ कहीं बैठ सकते हो। कहाँ पर? सारी जगह पब्लिक प्लेस होनी चाहिए, सारी जगह
पब्लिक प्लेस होनी चाहिए, ये नहीं है कि आप किसी के घर जाके मीटिंग करो, ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और राइट टू स्ट्राइक इसमें ऐड नहीं होता। 19(1) क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में भी राइट टू स्ट्राइक ऐड नहीं होता है। रिस्ट्रिक्शंस यानी कि अपवाद क्या है इसका, तो 19 क्लॉज 3 में इसके रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, और वो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो दो बेसिस पे है। एक तो आपका सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा पब्लिक ऑर्डर, ये है इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। चलते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी पर। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यानी कि आप कोई भी एसोसिएशन बनाना चाहोगे, आप कोई भी एक समिति, कोई भी एक संगठन, इस टाइप का अगर आपको कुछ बनाना है तो वो आपके आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में ऐड होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो आपके 1907 अमेंडमेंट एक्ट, 1907 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में ऐड किया गया था, ये बाद में अमेंड होकर के ऐड किया गया था। यानी कि फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बाद में अमेंड की गई थी, इसीलिए हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। ये चीज हो गई। तो एक और चीज, इसमें आप किसी भी तरह की एसोसिएशन बना सकते हो, कोई भी पार्टी बना सकते हो, या किसी भी टाइप की आप संगठन, समिति जो आपको बनाना है, सोसाइटी जो बनाना है वो बना सकते हो। दो चीजें हो जाती हैं, एक तो इसमें कि आप बना तो सकते हो और वो आपके लॉ एंड ऑर्डर के आधार पे फॉलो होनी चाहिए। ऐसा नहीं आपने पॉलिटिकल पार्टी बना ली और वो किसी रिलीजियस सेक्युलर पर्सपेक्टिव के नाम पे बना ली, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपने किसी नाम पे पार्टी बना ली तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टी वैलिड हो, सुप्रीम कोर्ट उसे या इलेक्शन कमीशन उसे खारिज भी कर सकता है। तो बात आएगी फिर इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखो, पार्टी बनाना इसमें अधिकार है, लेकिन जो पार्टी को रिकॉग्निशन मिलेगा, यानी कि जो पार्टी को पहचान मिलेगी, पार्टी को मान्यता मिलेगी, वो इसमें ऐड नहीं है। मान लो आपने कल नई पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम आपने एबीसी पार्टी रख दिया, तो इलेक्शन कमीशन आपको सिंबल दे ना दे, आपकी पार्टी लॉ के लाइंस पर है नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा है, ना कि आपका हिस्सा है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट है रिकॉग्निशन ऑफ पार्टी। फंडामेंटल राइट आपका पार्टी बनाने का है, आपका रिकॉग्निशन ऑफ पार्टी का फंडामेंटल राइट नहीं है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि फॉर्मेशन में आपका अधिकार है, फॉर्मेशन में आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन रिकॉग्निशन यानी कि पहचान, यानी कि मान्यता में आपका अधिकार नहीं है। ये चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। आप यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी स्थापित कर सकते हो, वो सिटीजन्स के लिए। लेकिन जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो वो आर्टिकल नंबर 30 में आ जाता है, और जो हम नॉर्मल सिटीजन की बात करते हैं वो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में ऐड होती है। ये चीज थी। बात आएगी इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि इसके अपवाद क्या क्या हैं। तीन अपवाद है इसमें, 19 क्लॉज 4 में दिए हुए हैं। तीन अपवाद है इसमें, सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। ये तीन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब है ये नहीं कि आपकी पार्टी कल बोलते कि भाई बंद, मतलब पूरे देश में हड़ताल कर दो। ये फंडामेंटल राइट नहीं होता है, ये फंडामेंटल राइट नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में और 19 क्लॉज 4 में। अगर आपसे मैं एक और चीज पूछूं फिर कि 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी क्या है, 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी,
अभी तक हमने पार्टी बना ली, अब पार्टी का प्रचार प्रसार करने हम कहीं घूमने भी जाएंगे, तो यानी कि 19 क्लॉज डी बोलता है राइट टू मूवमेंट। राइट टू मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है कि ये आपके अंतर्गत एक नेशनलिज्म की भावना स्थापित करना चाहता है कि आपका पूरे देश पर अधिकार है, आप पूरे देश में कहीं भी घूमने जा सकते हो। यानी कि अगर मैं बोलूं कि ये पैट्रियटिज्म वाली जो भावना है उसे स्थापित नहीं करना चाहता। ये चीजें यहाँ पर ऐड होती हैं। इसके बाद और क्या ऐड होता है राइट टू मूवमेंट में? आप किसी भी शहर में जा सकते हो, किसी भी अपने देश के किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में, किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल से लेकर आप राजस्थान, गुजरात तक कहीं भी जा सकते हो। ये चीज यहाँ पे ऐड होती है। अब राइट टू मूवमेंट दो टाइप का हो सकता है। राइट टू मूवमेंट दो टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है इंटरनल मूवमेंट और एक हो सकता है एक्सटर्नल। मतलब एक तो हो सकता है देश में अंदर घूमने का अधिकार और एक हो सकता है देश से बाहर जाने का अधिकार। अंदर का मतलब आप यूपी से हरियाणा, हरियाणा से मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं भी जा सकते हो। एक्सटर्नल का मतलब आपको अपने भारत से श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना और कहीं अमेरिका, स्विट्जरलैंड कहाँ जाना है। तो ये जो इंटरनल वाला है ये आर्टिकल नंबर 19 में आता है, ये इसी में आता है 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी में। और ये जो एक्सटर्नल वाला है ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है, ये आर्टिकल नंबर 21 में आता है। और ये चीज कहां से पता पड़ी? मानेका गांधी केस से। ये चीज कहां से पता पड़ी? मानेका गांधी केस। ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 डी का कंसेप्ट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। अपवाद, दो अपवाद है इसमें। पहला जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा है, ठीक है, या एक सिविल लग रहा है, आप उस सिविल के बीच में से जाना चाहो कि मुझे तो राइट टू मूवमेंट है, तो वो जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक में नहीं होगा। आप बोलो कि मैं तो मंदिर के बीच में से जाना चाहूंगा, बीच वाले रास्ते में से, राइट टू मूवमेंट है, जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नहीं होगा। ठीक है, मस्जिद में से जाना चाहो एक ही बात है, जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक नहीं होगा। एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा जो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। आप शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया में जो 5th 6th शेड्यूल एरियाज है उनमें कुछ हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस आपके लिए लगा दिए गए हों कि आपको वहां पे नहीं जाना है। रीजन उनकी कल्चर को बचाने के लिए, रीजन उनके एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, रीजन उनकी हैबिटेट को बचाने के लिए आप पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई एसटी कम्युनिटी रहती है तो आप इस वाले एरिया में नहीं जा सकते। समझ आया? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी ये था। 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई बात कर लेते हैं, वो क्या कहता है। जब आप कहीं घूम लोगे तो आप कहीं रहना भी चाहोगे, जब आप कहीं घूम लोगे तो आप कहीं रहना भी चाहोगे, यानी कि राइट टू डिसाइड एंड सेटलमेंट। आप देश के किसी कोने में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर पे जब आर्टिकल 370 हटा था तो एक बहुत मीम्स या मैं बोलूँ कुछ भी, एक बहुत चीज वायरल हुई थी कि अब जाके जम्मू कश्मीर में प्लॉट खरीदेंगे। वो पहले नहीं था, अब है। यानी कि आप राइट टू डिसाइड एंड सेटलमेंट, आप कहीं भी रहने का अधिकार मांग सकते हो, आप कहीं भी रह सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? राइट टू डिसाइड एंड सेटलमेंट इसमें इतना ही है। ठीक है, अगर इसके रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लूं तो वही इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर इसके रिस्ट्रिक्शंस की बात कर लूं तो जनरल इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, शेड्यूल्ड ट्राइब लिख देता हूं मैं, जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब। ये इसमें रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ जो था
एफ जो था यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी वाला, राइट टू प्रॉपर्टी, ये अब डिलीट हो चुका है यानी कि खत्म। और अब कहाँ पे है? आर्टिकल 300A में है। 44th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये खत्म हुआ था। ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये अगर मैं बात करूं तो पार्ट 12 में है, पार्ट अब 12 में है और चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 में संविधान के में। और ये वाला क्वेश्चन हरियाणा PSC एग्जाम में आया था। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, क्या कहता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी कहता है कि अगर आप कहीं घूम रहे हो तो आप कहीं पर कोई व्यापार भी कर सकते हो। यानी कि राइट टू बिजनेस एंड ट्रेड। ये कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप चाहे मजदूरी करो, चाहे आप और कोई जो ट्रेड है आपका, कोई भी बिजनेस करो, ठीक है। चाहे आप पतंजलि चलाओ, चाहे आप अडानी अंबानी बनो, जियो चलाओ, चाहे आप टाटा चलाओ, वो आपकी इच्छा है। इसमें भी फिर दो टाइप के रिस्ट्रिक्शंस उसमें ऐड कर दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला तो ये है कि भाई आपको अगर कोई आप टेक्नीशियन काम कर रहे हो तो उसके लिए टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। मान लो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप कुछ डॉक्टरी जैसे MBBS हो गया, BMS हो गया, इस टाइप की जो क्वालिफिकेशन है वो आपके लिए आवश्यक है। इसके अलावा आप बोलोगे कि भाई मैं चल ठीक है ये कर लूंगा, और इसके अलावा अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाह रहे हो तो वो लॉ के अंतर्गत होना चाहिए। मान लीजिए जो टैक्सेशन सिस्टम है या कुछ ऐसा जो सिस्टम है जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, वो आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और एक और चीज इसमें जो ऐड करते हैं, दूसरी चीज ये ऐड करते हैं कि अगर स्टेट चाहे तो, अगर स्टेट चाहे तो किसी भी ट्रेड या बिजनेस को हत्या सकता है। मतलब जैसे अभी तक माना जाता था कि एटॉमिक एनर्जी में कोई भी प्राइवेट सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, केवल स्टेट पार्टिसिपेट करेगा। हालांकि अब तो थोड़ा थोड़ा सेक्टर खोल दिया जा रहा है। तो यानी कि जो स्टेट की मोनोपोली है वो एप्लीकेबल होगी, उस पर आप केस नहीं कर सकते कि इसमें तो स्टेट ने मोनोपोली कर ली, हमें तो काम करने ही नहीं दे रहा, चाहे कोई भी कंडीशन हो। ये दो इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस थे और ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, और ये था आर्टिकल नंबर 19। रिवीजन कर लेते हैं एक बार पूरा पूरा आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए कहता है कि आपको जो अधिकार मिला है वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। इसमें 8 इन्होंने फिर वो लगाए हुए हैं, 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं। कौन कौन से? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और फिर तीसरा जो है वो आपका फॉरेन रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, चौथा है आपका डिसेंस या मोरलिटी, उसके बाद पांचवा जो है आपका डिफेमेशन, फिर छठा जो है वो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। फिर उसके बाद जो इन्होंने 7वां रिस्ट्रिक्शंस लगाया वो निश्चित रूप से आपका ऑफेंस करने का जो आपका अधिकार है वो इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। और इसके बाद अगर इनकी मैं बात कर लूं कि इन्होंने 8वां जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए वो 8वां रिस्ट्रिक्शंस क्या है, तो बाकी जो भी बचा वो 8वां रिस्ट्रिक्शन से एक बार देख लेना है ना। ये इसके पूरे 8 रिस्ट्रिक्शंस थे। यानी कि अगर पब्लिक ऑर्डर, 8वां रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पब्लिक ऑर्डर। ये हो गए इसके 8। 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी क्या बोलता है? 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी क्या बोलता है? अगर आप, और जो राइट टू प्रेस है वो भी इसी में आता है, राइट टू साइलेंस है वो भी इसी में आता है, सारी चीजें इसी में आती हैं। यानी कि असेंबल पीसेबली, असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स, यानी कि आप बिना हथियार के एक साथ इकट्ठे होंगे, ठीक है। वो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी। सॉवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इसके बाद पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोबिलिटी, ये सारी चीजें इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आ जाती हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी क्या बोलता है? सेक्शन 141
और सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी भी इसी के तहत आते हैं, ठीक है, जहां आपको 5 या 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते या डीएम के ऑर्डर के अनुसार। 19 क्लॉज 1C में क्या बोलता है, आपकी जो राइट टू एसोसिएशन है, राइट टू एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, राइट टू एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप बना सकते हो, लेकिन उनका जो रिकॉग्निशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि उनको मान्यता फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आती। इसके अलावा मैं एक और चीज बोलूं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C जो है आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी आप कुछ भी बना दो वो लॉ के अंतर्गत चलनी चाहिए। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 19 क्लॉज 1 क्लॉज C में आती है नहीं आती, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दे नहीं रखा, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कहीं भी दे नहीं रखा कि पॉलिटिकल पार्टी इसके अंतर्गत आती है, और अगर ऑप्शन है आती है या नहीं आती तो आप नो ही करिएगा। लक्ष्मीकांत ने हालांकि ये चीज दे रखी है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी इसी में आती है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो राइट टू एसोसिएशन फॉर्मेशन में आती है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक ऑब्जेक्टिव है, पॉलिटिकल पार्टी बनाना आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है, ये चीज थी। आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 क्लॉज D, अब आप एसोसिएशन कर लिए, आप मूवमेंट करोगे यानी कि आप घूमोगे, तो घूम तो आप कहीं भी लोगे, ठीक है, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और शेड्यूल्ड ट्राइब को आपको अगर वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो वो फॉलो करने पड़ेंगे। 19 क्लॉज 1 क्लॉज E, रिसाइडेंट सेटलमेंट, यानी कि आपके कहीं भी रहने का अधिकार, कहीं भी रह लो, लेकिन आप शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया में जाके नहीं रह सकते, जनरल इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। और 19 क्लॉज 1 F तो डिलीट हो गया, G जो लास्ट वाला बचा आपका ट्रेड या बिजनेस, ट्रेड या बिजनेस, अगर आप कोई ट्रेड या बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और इसके अलावा स्टेट कोई भी बिजनेस कर सकता है, स्टेट किसी भी बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है, आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उस स्टेट के खिलाफ जाकर के बोलें। तो ये था आज का सारा कंसेप्ट। मेरे हिसाब से विनोद भाई को आर्टिकल नंबर 19 पूरा समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। एक तो केस भी हमने डिस्कस कर लिया, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप, कोई दुख दर्द समस्या हो तो, और इसके अलावा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल नंबर 20 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 19 था और ये 13 लेक्चर था, यानी कि फंडामेंटल राइट का 13वां लेक्चर था, यानी कि 13वीं वीडियो थी। इससे पहले अगर आपने सारी वीडियोज नहीं देखी आर्टिकल 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 तो वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। तब तक के लिए इस चैनल को शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा अपने दोस्तों में, अपने मित्रों के साथ, अपने ग्रुप्स में, अपने पीयर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।